नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। खबरों पर गौर करें तो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब बेहद कमजोर हो गई है, लेकिन इसी बीच भारत पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर का साया मंडराने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीति आयोग ने देश में एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केस का अनुमान लगाया है। साथ ही नीति आयोग ने कहा है कि सितंबर महीने तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। इनमें वेंटिलेटर के साथ 1.2 लाख आईसीयू बेड, 7 लाख बिना आईसीयू अस्पताल के बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने इससे पहले बीते साल 2020 में सितंबर के महीने में देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पहले भी अनुमान लगाया था, लेकिन यह अनुमान उससे कहीं ज्यादा है। उस समय नीति आयोग ने गंभीर लक्षणों वाले करीब 20% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बताई थी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल के बेड को अलग स्तर से निर्धारित करने की सिफारिश इस वर्ष 2021 में अप्रैल-जून में देखे गए पैटर्न पर आधारित है। 1 जून को जब देश भर में एक्टिव केस लोड 18 लाख था, तब 21.74% केस में अधिकतम मामलों वाले 10 राज्यों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हुई थी। इनमें से 2.2% लोग आईसीयू में भर्ती थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते महीने नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल पिछले ने केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में प्रति 100 कोरोना संक्रमण के मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी होगी। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से तमाम देश अपने नागरिकों को संकटग्रस्त देश से सुरक्षित बाहर निकालने में लगे हैं। भारत भी लगातार नागरिकों को वापस ला रहा है। रविवार को भारत ने 2 उड़ानों का संचालन किया और करीब 222 लोगों को भारत वापस लाया गया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगान संकट का जिक्र करते हुए सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश के लिए क्यों बेहद जरूरी बताया। तो केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके अफगानिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए खबर शेयर की और लिखा कि हमारे अस्थिर पड़ोस के ताजा घटना और जिस तरह से वहां सिख और हिंदू बुरे हालात से गुजर रहे हैं, ये दर्शाता है कि देश के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि सीएए में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। नागरिकता लेने वाले व्यक्ति को कम से कम भारत में 11 साल तक रहना जरूरी है। इसी बीच रविवार को भारतीय सेना के एक विशेष विमान 168 यात्रियों को लेकर हिडन एयरबेस पहुंचा। इस दल कई अफगानिस्तान के पूर्व सांसद भी मौजूद थे। इन सभी लोगों ने अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद किया और इसके साथ ही रविवार को एक और विमान सुबह 87 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदीज बागची ने बताया कि अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को पहले काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से पहले ताजिकिस्तान की राजधानी सुदानदे लिए जाया गया था और फिर इसके बाद रविवार सुबह उस विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से करते हुए रविवार को कहा कि यह घटना देश की संप्रभुता तथा अस्तित्व की तबाही के दर्द की याद दिलाती है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में राउत ने यह भी कहा कि अगर नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की बजाय पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को मारा होता तो विभाजन को शायद रोका जा सकता था और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती। मराठी दैनिक ने कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि अफगानिस्तान में जो स्थिति है वो मुझे देश के अस्तित्व और संप्रभुता की तबाही की याद दिलाती है। राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के सैनिक वहां से भाग गए। विभाजन के दर्द को तब तक नहीं भुलाया जा सकता जब तक अलग किया गया हिस्सा वापस नहीं लिया जाता। राउत ने कहा कि अखंड भारत होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन यह संभव होगा ये लगता नहीं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखंड हिंदुस्तान चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्हें बताना होगा कि पाकिस्तान के 11 करोड़ मुसलमानों को लेकर उनकी क्या योजना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह नहीं रहे।
आज लखनऊ में उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव कल्याण के आवास पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के परिवार ने दूरी क्यों बनाई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एक वर्ग विशेष को साधने के फेर में अखिलेश यादव से बड़ी राजनीतिक भूल हुई है। कम से कम एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति और नैतिकता में फर्क तो समझ में आना ही चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह का निधन शनिवार रात हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। रविवार सुबह सबसे पहले मायावती ने कल्याण के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कल्याण सिंह हमेशा ही एक दूसरे के धूर विरोधी रहे। कल्याण और मायावती ने कई मंचों पर एक दूसरे की कड़ी आलोचना भी की, लेकिन कल्याण के निधन के बाद मायावती न केवल उनके आवास गई, बल्कि कल्याण के पुत्र राजवीर सिंह और उनके परिजनों को भी सांत्वना भी दी। मायावती ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि भगवान कल्याण सिंह के परिवार एवं उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मायावती इस दौरान करीब 10 मिनट तक कल्याण के आवास पर रही और फिर निकल गई। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसे देखते हुए मायावती का यह कदम बहुत मायने रखता है। कल्याण सिंह ओबीसी के एक बड़े नेता थे और मायावती उनके घर पहुंचकर यह संदेश देना चाहती थी कि चुनाव के पहले बीएसपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग बीकी पर ही आगे बढ़ेगी और इसके लिए उन्होंने खास वर्ग को भी नाराज करने का खतरा मोल लिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बाधित हो गई। राजधानी शिमला के कई भागों में पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। प्रदेश में कई जगह भूस्खलन की आशंका भी बताई गई है। राजधानी शिमला में देर रात से हुई भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। शहर में जगह जगह हरे पेड़ उखड़ गए हैं। खलीनी के पास पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गया। साथ ही सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए भी ठप हो गई व्यवस्था, तो कई घंटों तक टूटीकंडी और खलीनी की तरह सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें भी लगी। पेड़ गिरने से कई जगह बिजली के खंभे भी टूट गए, जिससे विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। उधर विकासनगर में भी देवदार के 2 पेड़ एक साथ गिर गए, इससे बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके भी गिरने का खतरा है। देर रात से ही इलाके में बिजली भी गुल है और शहर में कई जगह नालों का पानी और मलबा सड़कों पर आ गया, तो कई सड़कें मलबा गिरने से बाधित भी हुई। गिरी पेयजल परियोजना में फिर गाद आने से शिमला शहर के लिए पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है, तो शहर में अभी ज्यादातर इलाकों में तीसरे दिन भी पानी दिया जा रहा है। खबरों में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार है। उनकी इस यात्रा ने बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल उनके स्वागत में बिहार में कई पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर लगते ही जेडीयू के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के होने तक बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। बिहार यात्रा के दौरान ही 26 अगस्त को उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। इससे पहले ही उनके स्वागत में ये पोस्टर
अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद की ओर से लगवाए गए थे, जिसमें लिखा गया कि भावी मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो जेडीयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा का कहना है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये पोस्टर लगाए गए। उनका कहना है कि इस पोस्टर का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। इन पोस्टर पर आरजेडी विधायक मुन्ना यादव का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा अपना घर तो बचा नहीं पाए, वे क्या बिहार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने रालोसपा बनाई थी, लेकिन उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी से पुलिस तंत्र एक बार फिर कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की तरफ से नियमित हो रही गिरफ्तारी को लेकर चिंता व्यक्त की है। सर्वोच्च अदालत ने निज स्वतंत्रता को संवैधानिक जनादेश का महत्वपूर्ण पहलू मानते हुए कहा कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि वह फरार हो जाएगा या जांच को प्रभावित करेगा, तो गिरफ्तारी को रूटीन तरीका नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस ऋषिकेश रोय की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति होती है। ऐसे में पुलिस को गिरफ्तारी का सहारा सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कानून के तहत ऐसा करने की उन्हें अनुमति है। गौरतलब है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्य प्रणाली पर तीखी टिप्पणी की थी। ऐसे में उन्हीं की अवहेलना पर अफसोस जताते हुए बेंच ने कहा कि दिशा निर्देशों के बावजूद नियमित गिरफ्तारियां की जा रही है। निचली अदालतें भी इस तरह के तरीके पर जोर दे रही है। बेंच ने कहा कि जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार तब करना चाहिए जब हिरासत में जांच जरूरी हो या अपराध बेहद जघन्य हो। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां गवाहों या आरोपियों को प्रभावित करने की संभावना हो तो वहां भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। पुलिस या कार्य प्रणाली को फिर नसीहत देते हुए बेंच ने कहा कि गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व के इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारिक के खिलाफ समन जारी किया है। इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारिक को समन भेजकर वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के सामने हाजिर होकर बताना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल www.incometax.gov.in में 2.5 महीने के बाद भी फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ी क्यों जारी है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई फाइलिंग पोर्टल में पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ी का सिलसिला जारी है। साथ ही इसे ऑपरेट करने में भी कई तरह की दिक्कतें हो रही है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारिक को समन जारी कर आदेश दिया है कि वे 23 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के सामने हाजिर हो और इस बात की जानकारी दी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में 2.5 महीने बाद भी ई फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ी क्यों जारी है। वित्त मंत्रालय द्वारा सलील पारिक को भेजे गए समन में कहा गया कि सलील पारिक 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को बताएंगे कि 2.5 महीने बाद भी ई फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ी क्यों जारी है। वित्त मंत्रालय ने समन में ये भी पूछा है कि इतने दिनों बाद भी पोर्टल से जुड़ी गड़बड़ी अब तक ठीक क्यों नहीं हो पाई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से टैक्स पेयर्स को वेबसाइट पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 21 अगस्त से यह पोर्टल टैक्स पेयर्स के लिए उपलब्ध नहीं है और नहीं ठीक से काम कर रहा है। इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण भी हालांकि बताए जा रहे हैं। त्रिपुरा के कांग्रेस प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वाल ने पार्टी छोड़ने और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के 1 घंटे बाद ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा। इस्तीफा देने के बाद बिस्वास ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए इस्तीफा वापस ले लिया। कार्यवाहक अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास ने बताया कि कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी अजय कुमार ने उनसे बात की और भरोसा दिया कि जल्दी समस्याओं को सुलझाने के लिए वह उनसे मुलाकात करेंगे। अगर वो उन्हें कुछ निदान कर पाते हैं तो इस पद पर बने रहने में कोई समस्या नहीं है। तो पीयूष कांति बिस्वास ने ट्वीट कर भी कहा था कि टीपीसीसी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए मैं सभी कांग्रेस नेताओं समर्थकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभारी हूं। पीयूष बिस्वास के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरा कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी अजय कुमार ने तत्काल ही उनसे बात की और सभी मुद्दों को हल करने का भरोसा भी जताया। अजय कुमार ने अपनी ओर से एक बयान में भी कहा था कि बिस्वास द्वारा उठाए गए मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। अजय कुमार ने आगे कहा था
कि वह 29 अगस्त को उनसे मुलाकात भी करेंगे। कोविड-19 की चौथी लहर से निपटने के प्रयास के बीच पाकिस्तान ने अगले महीने से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में सिख श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है। करतारपुर गुरुद्वारे को खोलने का निर्णय नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर द्वारा शनिवार को लिया गया, क्योंकि 22 सितंबर को सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव की पुण्यतिथि है। एक अखबार की खबर के अनुसार एनसीओसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अगले महीने से करतारपुर में सिख श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के कारण भारत को 22 मई से 12 अगस्त के बीच सी श्रेणी में रखा गया था और वहां से आने वाले लोगों को विशेष मंजूरी की जरूरत थी। अब टीके की दोनों खुराक का प्रमाण पत्र और पिछले 72 घंटों के भीतर हुई RT-PCR की जांच की रिपोर्ट दिखाकर लोगों को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन जांच भी की जाएगी तथा संक्रमण की पुष्टि होने पर यात्री को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरबार साहिब में एक साथ अधिकतम 300 लोगों को एकत्र होने की अनुमति है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,842 नए मामले सामने आए हैं, जिनके बाद कुल मामले बढ़ के 11,23,812 हो गए। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના માર્ગની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 मैराथन माहिती रजू करतो फोन इन कार्यक्रम जनतानी वात। वेलकम बैक। आगे खबरों पर गौर करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को हिंदू शब्द को हाईजैक करने की अनुमति नहीं देंगे। रावत ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि भाजपा ने हिंदू धर्म को इसके मूल तत्वों से दूर कर दिया है और इसे हिंदुत्व तक सीमित कर दिया है। हम अपने मूल्यों में हिंदू हैं, हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हम हिंदू शब्द को हाईजैक नहीं करने देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव और उत्तराखंड के लिए पार्टी की प्रचार समिति के प्रमुख ने कहा कि हिंदू होने के नाते हम वसुदेव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, लेकिन भाजपा सर्वधर्म झगड़ा भाव में विश्वास करती है। रावत ने घोषणा की है कि पार्टी अगले महीने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी ताकि राज्य के लोगों को केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा नेतृत्व वाली सरकारों की विफलताओं से अवगत कराया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि राज्य में सरकार में बदलाव की जरूरत क्यों है, ताकि इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और उत्तराखंडियत को बरकरार रखा जा सके। हमें अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार शुरू करने के कार्यों को राज्य सरकार द्वारा रोकने का आरोप लगाते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो उन सभी कार्यों को फिर से शुरू किया जाएगा। रावत ने आगे ये भी बताया कि हम उत्तराखंडियत के झंडे को बुलंद रखेंगे और एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जहां आम आदमी, गरीब और समाज के वंचित तबके का ध्यान रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में रक्षा सेवाओं की तरफ ओलंपिक में भाग लेने वालों की सम्मानित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला भाला सूबेदार नीरज चोपड़ा समेत टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों को इस मौके पर मौजूद रहने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी यात्रा के दौरान सेना खेल संस्थान के नए खिलाड़ियों और सैनिकों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिसमें उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज एम नरवणे भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी दिन सेना के एक सुविधा केंद्र का नाम ओलंपिक भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर भी रख सकते हैं। ऐसी संभावना है कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की यात्रा के दौरान सी परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट रख सकते हैं। सेना में नायक सूबेदार चोपड़ा ने हाल में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और उन्होंने इसी ASI में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ASI की यात्रा के दौरान सी सशस्त्र बलों से जुड़े 16 ओलंपिक का अभिवंदन करेंगे तथा इस प्रतिष्ठित संस्थान में सैनिकों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। DIAT में
इसी संस्थान की महासभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एमटेक एवं पीएचडी के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे एवं परिसर में एक नए भवन का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपना उड़ान परिचालन अस्थायी रूप से रोक लिया है और फिलहाल वह किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं ला रहा है। पिछले सप्ताह युद्धग्रस्त देश पर तालिबान के कब्जे के बाद सरकार संचालित पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस्लामाबाद की एकमात्र वाणिज्य एयरलाइन थी, जो अफगानिस्तान से राजनयिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने में मदद के लिए काबुल तक और काबुल से उड़ानों का परिचालन कर रही थी। एक न्यूज के मुताबिक शनिवार को कहा गया कि काबुल स्थित हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम सुविधाओं और रनवे पर कूड़े के ढेर की वजह से काबुल के लिए उड़ान परिचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों के हवाले से चैनल ने यह भी खबर दी थी कि काबुल हवाई अड्डे पर कोई आव्रजन अधिकारी नहीं है और नहीं कोई सुरक्षा जांच की जा रही है तथा देश पर तालिबान के कब्जे के बाद से सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने आशंका जताई है कि हवाई अड्डे के रनवे पर कूड़े के ढेर के कारण दुर्घटना भी हो सकती है। खबर में सूत्रों ने हवाले से यह भी कहा गया है कि काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा अमेरिका के हाथ में है और उसे सिर्फ सैन्य विमानों में रुचि है। रेडियो पाकिस्तान ने भी ये खबर दी है कि काबुल हवाई अड्डे पर जरूरी सुविधाएं न होने की वजह से पीआईए ने अफगानिस्तान के लिए उड़ान परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज के हवाले से ये भी कहा गया कि उड़ान परिचालन अगले कुछ दिनों तक बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि पीआईए ने 5 उड़ानों के जरिए अब तक 1500 लोगों को निकाला है, जिनमें पत्रकार, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी को करीब 10 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोप में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बिष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक 2020 में स्थानीय नगर निकाय के अध्यक्ष थे। इसी दौरान ई टेंडर से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितता के मामला सामने आया। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो इसमें पूर्व मंत्री का नाम उजागर हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाकुंडा एसपी द्रुतिमान सरकार ने बताया कि करीब 10 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोप की बिष्णुपुर के एसडीपीओ ने जांच की थी। सवालों का सही जवाब नहीं देने पर श्याम मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। भाजपा के बिष्णुपुर संगठन जिला अध्यक्ष सुजीत अगस्ती ने दावा किया कि मुखर्जी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल में शामिल हुए थे, लेकिन वह सक्रिय नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे फिर अपने तेज प्रताप मुसीबत में आ गए हैं। तेज प्रताप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह तथा तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ कार्यवाही की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर तेजस्वी ने 2 टूक कह दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद झुकने को तैयार नहीं। तेज प्रताप ने अब दिनकार के काव्य संग्रह रसिमरथी के तृतीय कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से पार्टी महाभारत के जंग की अपनी अंतिम चेतावनी दे डाली है। खुद को अपने अर्जुन यानी कि तेजस्वी यादव का कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी को पोस्ट कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वे झुकने को तैयार नहीं है। कविता स्पष्ट करती है कि तेज प्रताप ने सुलह की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब मानव का नाश काल आता है तब उसका विवेक मर जाता है। कविता के माध्यम से तेज प्रताप ने अब महाभारत के युद्ध की अंतिम चेतावनी दे डाली है। तो खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।